नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो आज ऐसे सभी विद्यार्थी जो सीयूईटी 2024 का पेपर देने जा रहे हैं और उसमें सम्मिलित होने वाले जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक, चाहे वो जेट हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, चाहे वो एग्रीकल्चर, चाहे एग्रोनॉमी की बात करें, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करें, चाहे सॉइल साइंस की बात करें, सभी में ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर वैसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपन जो जिसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं वो है दोस्तों पादप पोषक तत्व। तो इसके बारे में दोस्तों अपन पूरा ऑल ओवर अपन कैसे क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक से आ सकते हैं, एक एक करके करीब 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन के बारे में अपन रेगुलर अपन एक बार देखते चलते हैं कि भाई इसमें क्या आंसर है क्या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो पहला क्वेश्चन है अपना वो है दोस्तों कि निम्न में से मॉलिबेडेनम का सूचक पौधा नहीं है। दोस्तों यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो पादप है वो जो मॉलिबेडेनम जो पोषक तत्व है उसका सूचक पौधा नहीं है, मतलब इंडिकेटर प्लांट्स नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो मॉलिबेडेनम है वो आपका जितनी भी आपकी दलहनी फसल है वो सब आपका इसका सूचक पौधा होती है, फूल गोभी भी इसका सूचक पौधा होती है, आपका रिजका भी इसका सूचक पौधा होता है। तो यहां पर जो आलू है इसका मॉलिबेडेनम का सूचक पौधा नहीं है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना निम्न में से कौन सा मॉलिबेडेनम का सूचक पौधा नहीं है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर जाने वाला है वो दोस्तों जाने वाला है आलू। दोस्तों आपको मैं एक बार बता दूं कि जितने भी टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन जेट से रिलेटेड अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज, उसके लिए हर रोज या एक दूसरे दिन आपको टॉपिक वाइज जितने भी सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरीके से जैसे आज आपको बताया जाएगा इसी तरीके से रोजाना या एक दो दिन छोड़कर आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में रोजाना यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधों के पोषण में सल्फर के बारे में सही कथन है। दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सल्फर पोषक तत्व है जिसको अपन हिंदी में गंधक बोलते हैं उनके लिए निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर पहला जो कथन है वो है दोस्तों कि यह पौधों में मध्यम गतिशील होता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी कथन है ये जो पोषक तत्वों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किसके आधार पर, गतिशीलता के आधार पर जो पोषक तत्वों का वर्गीकरण है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी इसके जो कथन है ये वहां से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको मैंने जब शुरुआत में जो पोषक तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ाया था तो अच्छी तरीके से आपको मैंने गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण आपको पता था, आपको कार्य के आधार पर आपको वर्गीकरण पढ़ाया था। तो यहां पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों के वर्गीकरण में से पूछा गया है। और मैंने इसको समझाने के लिए आपको एक पौधा बनाया था, और इस तरीके से मैंने यहां पर जो पोषक तत्व बताए थे वो बताए थे दोस्तों एनपीके, एमजीएमओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मॉलिबेडेनम। इनकी बात करेंगे तो इनकी पौधों में जो गतिशीलता होती है वो दोस्तों होती है अत्यधिक गतिशील। इसका मतलब ये जितने भी पोषक तत्व है ये एनपीके, एमजीएमओ, ये जो पौधों में है ये अत्यधिक गतिशील होते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है सल्फर के बारे में, तो सल्फर को मैंने यहां पर आपसे सल्फर और लोहे को एक जगह पर और मैंने अलग से पत्ती यहां पर बनाई थी। ये जो पौधों में अत्यधिक गतिशील है, यहां पर आपको मैंने कैल्शियम और बोरॉन रखा था और ये मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पौधों में गतिशीलता होती है वो होती है अगतिशील। और बाकी जो सल्फर और आयरन के अलावा जितने भी पोषक तत्व थे उनकी आपको मैंने बताया था मध्यम गतिशील। तो यहां पर गतिशीलता के आधार पर अपन पोषक तत्वों का वर्गीकरण यहां पर देखें तो सबसे पहले हो जाएगा अत्यधिक गतिशील, एक आपका हो जाएगा अगतिशील, एक हो जाएगा यहां पर अल्प गतिशील और एक हो जाएगा दोस्तों मध्यम गतिशील। तो यहां पर अपन से पूछा गया है सल्फर के बारे में। तो यहां पर सल्फर का जैसे अपन देखेंगे कि मैंने आपको यहां पर लिखा है और इसको मैंने आपको बताया अल्प गतिशील। अल्प को अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कम गतिशील। तो यहां पर इधर देखो दोस्तों यह पौधों में मध्यम गतिशील होता है, नहीं, सल्फर, आयरन, कैल्शियम, बोरॉन, एनपीके, एमजीएमओ के अलावा जितने भी पोषक तत्व है वो सब पौधों में कैसे होते हैं,
मध्यम गतिशील, लेकिन यहां पर सल्फर को यहां पर किस में दिखा रखा है, अल्प गतिशील। तो यहां पर ये तो यहां पर कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा कथन है कि यह पौधों में अत्यधिक गतिशील होता है। जितने भी एनपीके एमजीएमओ वाले जो पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये पौधों में क्या होते हैं, अत्यधिक गतिशील। सल्फर यहां पर अत्यधिक गतिशील वाले वर्गीकरण में नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अगला है, यह पौधों में कम गतिशील होता है। कम का मतलब यहां पर दिया गया है अल्प गतिशील। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कथन है ये यहां पर सही होगा, और आपका जो सही आंसर है इसके आधार पर कि पौधों में पोषण के बारे में, जो सल्फर के बारे में सही कथन कौन सा है, तो यह पौधों में कैसा होता है, कम गतिशील, या कैसा होता है, अल्प गतिशील। अगर अपन बात करेंगे कैल्शियम और बोरॉन, और यहां पर जो लास्ट कथन है कि गतिहीन मतलब अगतिशील होते हैं, तो यहां पर आपके कौन से होते हैं, कैल्शियम और बोरॉन। तो इसमें ऑल ओवर अपन देखें कि जो गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण है, यहां पर आपसे सल्फर के बारे में पूछा गया है। आगे आपसे कोई से भी पोषक तत्व के बारे में पूछ सकता है कि ये पौधों में कैसा गतिशील होता है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, एनपीके एमजीएमओ की पौधों में गतिशीलता कैसी होती है, अत्यधिक गतिशील। कैल्शियम और बोरॉन की पौधों में गतिशीलता कैसी होती है, अगतिशील या अचालक होते हैं। अगर बात करेंगे सल्फर और लोहे की, तो ये पौधों में अल्प गतिशील या कम गतिशील होते हैं। बाकी जितने भी पोषक तत्व बचे हैं इनके अलावा वो सब पौधों में कैसे होते हैं, मध्यम गतिशील होते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं तो स्टूडेंट यहां पर इनको गलत करके आता है। तो यहां पर गतिशीलता के आधार पर जो पोषक तत्वों का वर्गीकरण काफी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करें। उसके बाद में दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन है कि आवश्यक पोषक तत्वों के लिए अनिवार्यता की कसौटी का जो सिद्धांत है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। आपसे पूछा जाए कि आवश्यक पोषक तत्वों के लिए जो अनिवार्यता की कसौटी के, आपको पता है कितने सिद्धांत है, 3 सिद्धांत है। वो पहली बार यहां से पूछा गया है कि वो सबसे पहले उसका प्रतिपादन किसने दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अर्नून नहीं है, आर्नॉन और स्टाउट 2 वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने यहां पर सबसे पहले अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत कब दिया था, 1939 में दिया था। तो इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। लेकिन जब 12वीं की किताब में अपन देखेंगे तो वहां पर आपको दिया गया है आर्नॉन। ये यहां पर 2 डेट भी हो सकती है, 1952 भी आ सकता है, कई बार 1954 भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता सकता हूं कि ये जो आर्नॉन अकेले ने यहां पर इसको वापस से परिकलन किया था। आपसे पूछा जाए अनिवार्यता की कसौटी के सिद्धांत का पुनः परिकलन या वापस परिकलन या मॉडिफिकेशन किसने किया था, तो वो किया था आर्नॉन ने। कब किया था, 1952 या 1954 में। तो दोस्तों आपसे ये केवल पूछा जाए कि आवश्यक पोषक तत्वों के लिए अनिवार्यता की कसौटी का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया, तो यहां पर आर्नॉन एवं स्टाउट ने कब किया था, 1939 में किया था। अगर आपसे पूछे उसका परिकलन कब किया, तो आर्नॉन ने किया था और 1952 या 1954 में किया था। उसके बाद में दोस्तों अगला जो वैज्ञानिक का नाम यहां पर दे रखा है, निकोलस। आपको पता है क्रियात्मक पोषक तत्व, जो क्रियात्मक पोषक तत्व होते हैं उनकी संख्या होती है 21, और उन क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द जो दिया था वो दिया था दोस्तों किसने, निकोलस ने। और कब दिया था, 1961 में। ध्यान रखना, ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों ये दिया था आपका निकोलस ने। थॉमस ग्राम को आपको पता है, ये कोलॉइड रसायन के जनक जो है आपका किसको माना जाता है, थॉमस ग्राम को माना जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था आपका आर्नॉन एवं स्टाउट ने 1939 में। तो ए ऑप्शन वाला आपका आंसर सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला और अपना जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि जो 17वां आपसे पूछा जाए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 है। अभी कितनी है दोस्तों, 17 है। और आपसे पूछा जाए कि ये जो 17वां खोजा गया जो पोषक तत्व है वो कौन सा है, या आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में शामिल किया 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका कौन सा, निकिल। और मैं आपको बता देता हूं इसकी जो खोज है वो करी थी ब्राउन, बेल्च एवं केरी। इन वैज्ञानिकों ने ये जो आपका निकिल 17वां आवश्यक पोषक तत्व है इसको यहां पर आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में सम्मिलित किया था। आपसे पूछा जाए 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो सीधा सट आपको किसकी तरफ जाना है, निकिल की तरफ जाना है। आपसे पूछा जाए 16वां कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूं 16वां यहां पर आपका जो पोषक तत्व हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, मोलिब्डेनम। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको
निम्न में से असंगत को छांटना है, आपको गलत को छांटना है कि इसमें से जो वर्गीकरण में से ही क्वेश्चन दिया गया है, अगर इस वर्गीकरण को आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां पर इसकी बात करेंगे अपन थोड़ा सा कि निम्न में से असंगत मतलब गलत कौन सा है। इधर देखो, सबसे पहले संरचनात्मक पोषक तत्व, जिसको अपन फ्रेमवर्क पोषक तत्व भी कह सकते हैं। अगर इसकी बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों पोषक तत्वों को कौन से पोषक तत्व कहा जाता है? संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है इनको, क्योंकि ये पौधों की लगभग 80-90% संरचना का निर्माण कौन कर सकते हैं? ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं, इसलिए इसको संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। ये आपका असंगत नहीं है। उसके बाद में अगला है कि गौण पोषक तत्व कौन से हैं। यहां पर ऑप्शन में दे रखा है उसके सामने, लोहा, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, निकेल और मॉलिब्डेनम। और यहां पर दिया गया है गौण पोषक तत्व। आपको मैं बता दूं, जो मैक्रो पोषक तत्व है जिनको अपन मुख्य पोषक तत्व बोलते हैं, मुख्य पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक पोषक तत्व और एक आपके होते हैं द्वितीय पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व यहां पर जिसको अपन मुख्य पोषक तत्व बोल सकते हैं वो कौन से? आपके एन, पी और के, ये यहां पर प्राथमिक, या इसको अपन बोल सकते हैं मुख्य पोषक तत्व। और द्वितीय पोषक तत्व है, उनको अपन कौन से पोषक तत्व बोलते हैं? गौण पोषक तत्व। और गौण पोषक तत्व आपके कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो यहां पर ये जो गौण पोषक तत्व के सामने दे रखे हैं जितने भी पोषक तत्व, ये आपके गौण पोषक तत्व नहीं होकर ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन से पोषक तत्व है दोस्तों? सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये जो आपका ये कथन है, ये आपका क्या है? गलत है। आपसे यहाँ का गलत ही पूछा है, तो ये यहाँ पर ये जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका इसके हिसाब से क्या होगा? सही आंसर होगा। अगर अपन बाकी ऑप्शनों की बात करेंगे, मुख्य पोषक तत्व, आपके मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? एन, पी और के। उसके बाद में आपसे मैक्रो न्यूट्रिएंट, ध्यान रखना कई बार इंग्लिश वाले शब्द आपसे जेट के एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो यहां से आपसे पूछे मैक्रो, एक तो होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। आपने सुना होगा आजकल फोनों में माइक्रो सिम लगती है, छोटी सी सिम लगती है, चिप लगती है, छोटे। तो इन पोषक तत्वों को अपन छोटे पोषक तत्व कहा जाता है, इनको बड़े पोषक तत्व कहा जाता है। इनकी पौधों को 1 ppm से कम जरूरत पड़ती है, इनकी पौधों को 1 ppm से अधिक जरूरत पड़ती है। तो यहां पर पूछा गया मैक्रो मतलब बड़े पोषक तत्व। यहां पर जो मुख्य मैक्रो पोषक तत्व है वो कौन से हैं? आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो यहां पर तो आपसे असंगत पूछा है, तो ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये क्या होगा? सही होगा, क्योंकि गौण पोषक तत्वों में आपका यहां पर होना चाहिए था कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो यहां पर जो सही आंसर है इसके हिसाब से वो दोस्तों आपका होगा बी ऑप्शन। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि धान की फसल के लिए लाभदायक पोषक तत्व कौन सा है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4 होती है। और क्रियात्मक पोषक तत्व इन दोनों को मिलाकर कितने होते हैं? 21 क्रियात्मक पोषक तत्व होते हैं। यहां पर 17 आवश्यक पोषक तत्व है, उनको आप जानते ही हो, CHO, NPK, CAMGS और बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इनको मिलाकर 17 आपके कौन से पोषक तत्व है? आवश्यक पोषक तत्व है। 4 लाभदायक पोषक तत्व को आपको याद रखना है, कोबसीना, कोबसीना। कोबसीना के यहां पर मतलब है कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम। ये अलग अलग फसलों के लिए कैसे पोषक तत्व है? लाभदायक पोषक तत्व है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि धान की फसल के लिए स्पेशल लाभदायक पोषक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, सिलिकॉन जो है आपकी धान की फसल के लिए लाभदायक पोषक तत्व स्पेशल काम करता है। धान में एक रोग होता है झुलसा, जिसको अपन ब्लास्ट रोग बोलते हैं। अगर आप सिलिकॉन की आप उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन आप डालोगे, स्प्रे करोगे, जैसे भी आप उसको सप्लाई करोगे, तो वहां पर ब्लास्ट जो रोग है उसकी वहां पर संभावना आपको कम देखने को मिलती है। और भी धान का एक विशेष गुण होता है, उसकी पत्ती पूरे मौसम भर पानी में डूबी रहने के बाद में भी वो गलती आसानी से नहीं है। उसका कारण भी क्या होता है? सिलिकॉन होता है। अगर यहां पर आपसे कोबाल्ट के बारे में पूछे तो इसके लिए लाभदायक पोषक तत्व आपका पालक होता है। वेनेडियम की बात करें तो यहां पर इसका जो पोषक तत्व होता है लाभदायक, वो दोस्तों आपके होते हैं दलहनी फसलों के लिए। अगर सोडियम की बात करें तो चुकंदर की फसल के लिए सोडियम एक ऐसा पोषक तत्व होता है, लाभदायक पोषक तत्व होता है। यहां पर आपसे पूछा है दलहनी इसके धान की फसल के लिए, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा सिलिकॉन। उसके बाद में दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि कौन सा तत्व ऊर्जा संग्रहण
करने वाला पोषक तत्व है। दोस्तों क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है पोषक तत्वों का, आवश्यक पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है, बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो क्लासिफिकेशन है इनका वर्गीकरण है आवश्यक पोषक तत्वों का, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों यहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा संग्रहण करने वाला पोषक तत्व है। दोस्तों आपको मैंने कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण बताया था, तो यहां पर इनको संरचना बनाने वाले पोषक तत्व बताया था। उसके बाद में मैंने यहां पर आपको एग्जाम दिया था ऊर्जा संग्रहण करने वाले में एनपीएस। क्या दिया था दोस्तों? एनपीएस। इधर देखो सबसे पहले तो जो मुख्य पोषक तत्व है वो आपके कौन से होते हैं? एन, पी और के। द्वितीय पोषक तत्व आपके होते हैं CaMg, S। तो यहां पर मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ऊर्जा, एनर्जी, अगर एनर्जी की बात करते हैं, एक बात करते हैं अपन उदाहरण के तौर पर समझने के लिए कि एक तो बड़ा आदमी है, एक यंग जवान आदमी है, तो एनर्जी ऊर्जा किस में ज्यादा होगी? नए लोगों में ऊर्जा ज्यादा होगी। तो यहां पर इसी के संदर्भ में आपको पता है नए लोगों के लिए 2004 के बाद में जो भी नौकरी लग रहे हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो कौन सी? एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, जिनमें ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। यहां पर अपन देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो पोषक तत्व है ये ऊर्जा संग्रहण करने का काम करते हैं। तो यहां पर ये जो सी वाला जो ऑप्शन है यहां पर दे रखा है, ये आपका कैसा पोषक तत्व है? ऊर्जा संग्रहण करने वाला पोषक तत्व है। ध्यान रखना, इसको याद रखना आप, एनपीएस। अगर एनपीएस के अलावा यहां पर अपन इसको हटा देते हैं तो ये आपके स्थानांतरण और वाहक करने वाले पोषक तत्व है। सी यहां पर सी आएगा, एमजी के, ये आपके स्थानांतरण और वाहक करने वाले पोषक तत्व है। उसके बाद में इसकी बात करेंगे तो संरचना बनाने का काम करते हैं, और नीचे वाले पोषक तत्वों की बात करेंगे तो ये उत्प्रेरण का काम करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इस तरह से आपके कार्य के आधार पर जो पोषक तत्व है उनसे भी इस तरह का क्वेश्चन की क्या काम करते हैं आपसे एग्जाम में, जेट हो चाहे सीयूईटी के एग्जाम हो चाहे कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम हो, सबकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है दोस्तों एनपीएस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऊर्जा संग्रहण करने वाले पोषक तत्व है। उसके बाद में दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि किन पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों की नई या ऊपरी पत्ती, अच्छा इस पे ये पूछ रहे हैं दोस्तों, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि किन पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की नई या ऊपरी पत्तियों में मध्य सिरा हरिमाहीनता हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यहां पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मध्य सिरा हरिमाहीनता हो जाता है। मध्य सिरा हरिमाहीनता को समझो पहले तो, इसको दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं इंटरवाइनियल क्लोरोसिस। इंटरवाइनियल क्लोरोसिस या मध्य सिरा हरिमाहीनता का मतलब क्या है? इधर देखो, एक मैं नॉर्मल कोई पत्ती बना देता हूं यहां पर, ये इस तरह से ये पत्ती है और इस पत्ती में ये छोटी छोटी सी आपने ये इस तरह से देखी होगी, इनको बोलते हैं सिराएं या फिर इनको बोलते हैं नसें। तो ये मध्य सिरा हरिमाहीनता की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी अवस्था जिसमें ये नसें तो कैसी बनी रह रही है? हरी बनी रही है, और इनके बीच का जो ये हिस्सा है ये कैसा पड़ जा रहा है? पीला पड़ जा रहा है, उसे अपन पहली बात तो बोलते हैं मध्य सिरा हरिमाहीनता। लेकिन यहां पर मध्य सिरा हरिमाहीनता पूछा है, लेकिन साथ साथ में यहां पर एक और चीज डाल दी है, कौन सी पत्तियों पर? नई या ऊपरी पत्तियों पर। तो सबसे पहले मैं फिर भी उस पौधे की तरफ चलूंगा जो आपको शुरुआत में मैंने बनाया था, यह आपको बहुत काम आएगा, इसको अच्छी तरीके से आप याद रखें। NPK MgMO, कोई भी पौधा होगा उसकी सबसे पुरानी पत्ती उसकी निचली वाली पत्ती होगी। तो निचली या पुरानी पत्ती पर जो कमी के लक्षण दिखाई देंगे वो दोस्तों किसके दिखाई देते हैं? NPK MgMO। इनके कमी के लक्षण पुरानी या निचली पत्तियों पर ही दिखाई देंगे। इनके इतनी क्षमता नहीं है कि इनके कमी के लक्षण ऊपरी या कलिकाओं पर ये दिखाई दे। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर ऐसे पोषक तत्वों को हटा देना है जिनके कमी के लक्षण ही कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? पुरानी या निचली पत्तियों पर, क्योंकि यहां पर तो आपसे पूछा है नई या ऊपरी पत्तियों पर मध्य सिरा हरिमाहीनता। तो यहां पर इधर देखो, N को भी हटा देना है, Mg को भी हटा देना है, K को भी हटा देना है। तो आपका बचा कुचा जो पोषक तत्व है वो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा?
मैग्नीज। ध्यान रखना दोस्तों, मैग्नीज की कमी की वजह से पौधों की ऊपरी पत्ती, ये वाली जो पत्ती है, इस पर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? मध्य सिरा हरिमहीनता, मतलब पौधों की नसें तो हरी बनी रहती है, पत्तियों की बीच का हिस्सा कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। उसे अपन बोलते हैं मध्य सिरा हरिमहीनता या इंटरवाइनियल क्लोरोसिस या मध्य सिरा पीलापन। अगर बात करें ऊपरी पत्तियों की, तो यहां पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसके आधार पर, तो ये दोस्तों आपका होगा मैग्नीज। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, ये यहां पर नई पत्ती की जगह पर आपको दे दिया जाए कौन सी पत्ती? पुरानी पत्ती। और ऊपरी पत्ती की जगह दे दिया जाए कौन सी पत्ती? निचली पत्ती। तो यहां पर भी दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन से भी पत्ती पीली पड़ती है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधों की जो पत्ती है वो पूरी की पूरी पीली पड़ जाती है। मध्य सिरा हरिमहीनता वाला यहां पर सीन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से पौधों की पुरानी या जो निचली पत्ती है वो कैसी हो जाती है? मध्य सिरा हरिमहीनता हो जाती है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पिछली बार भी सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत सारी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले तो यह देखना है कि इस पोषक तत्व की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तब जाके इस ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, इनका आप आंसर क्या दे सकते हो? सही दे सकते हो। तो यहां पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन था कि किन पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों की नई या ऊपरी पत्तियां को क्या हो जाते हैं? मध्य सिरा हरिमहीनता हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों मैग्नीज। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन में नत्रजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कई बार आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है। दोस्तों सीधा आप इसको याद रखना कि प्रोटीन में लगभग 16% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व पर्णहरित? दोस्तों यहां से भी कई बार आपसे क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो पर्णहरित की बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। यहां से 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखें इधर। अगर बात करेंगे मुख्य अवयव की क्लोरोफिल की, तो दोस्तों क्लोरोफिल के मुख्य अवयव की बात करेंगे तो सबसे मुख्य अवयव आपका होता है कौन? मैग्नीशियम। अगर क्लोरोफिल की संरचना की बात करेंगे तो उसमें लगभग 80% कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहां पर दोस्तों मुख्य अवयव, या ये कई बार ऐसे भी आ सकता है मुख्य घटक, एक ही बात है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे मुख्य भाग कौन सा है, भाग, घटक, अवयव एक ही बात है। और आपसे पूछा जाए पर्णहरित का या क्लोरोफिल का मुख्य घटक पोषक तत्व कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले तो आपको किसकी तरफ जाना है? मैग्नीशियम की तरफ जाना है। मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा? नाइट्रोजन की तरफ जाना पड़ेगा। ये इसके मुख्य घटक है, मुख्य अवयव है, मुख्य भाग है। अगर बात करेंगे निर्माण में सहायक, तो दोस्तों फिर आपको इनकी तरफ, दोनों की तरफ नहीं जाकर आपको जाना है Fe और Mn की तरफ। इधर देखो दोस्तों, थोड़ा सा वो हट गया है। अगर बात करें दोस्तों घटकों की या अवयवों की बात करेंगे तो यहां पर आपको जाना है दोस्तों मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की तरफ। अगर निर्माण में सहायक की बात करें, अपन पर्णहरित के निर्माण में सहायक की बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको जाना है Fe और Mn की तरफ। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि कौन सा पोषक तत्व पर्णहरित का मुख्य अवयव है, तो सीधी बात है आपको किसकी तरफ जाना है? मैग्नीशियम की तरफ जाना है। तो इसके आधार पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत यहां पर मुख्य अवयव की जगह आपसे पूछा जाता कौन सा पोषक तत्व पर्णहरित के निर्माण में सहायक है, बनाने में सहायक है, तो वहां पर दोस्तों आपको Fe और किसकी तरफ जाना था? Mn की तरफ जाना था। तो लेकिन यहां पर पूछा है मुख्य अवयव या मुख्य घटक कौन सा है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो आपका दोस्तों होगा मैग्नीशियम। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पौधों की पुरानी या निचली पत्तियां, वही दोस्तों ध्यान रखना, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्ट की पौधों की पत्ती पीली किससे पड़ती है या लाल किससे पड़ती है, बैंगनी किससे पड़ती है। यहां पर स्पेशल यहां पर दिया गया है पौधों की कौन सी पत्ती पुरानी, या उसको अपन कौन सी पत्ती बोल सकते हैं? निचली पत्ती। और उसमें क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जो पौधों की पत्ती है वो कैसी हो जा रही है? लाल, और थोड़ी थोड़ी कैसी हो रही है? बैंगनी हो रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मुख्य कमी का लक्षण है वो है दोस्तों आपका किसका? फास्फोरस का।
दोस्तों ध्यान रखना, फास्फोरस की जैसे ही पौधों में कमी हो जाती है, एक वर्णक का निर्माण हो जाता है और उस वर्णक का नाम होता है एंथोसाइनिन। और एंथोसाइन, जैसे ही फास्फोरस की कमी हुई, पौधों की पत्तियों में एंथोसाइनिन बन जाएगा। और आपको पता है एंथोसाइनिन की वजह से ही पत्ती कैसे रंग में परिवर्तित हो जाती है, बैंगनी या बैंगनी लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पौधों की पुरानी या निचली पत्तियों का लाल बैंगनी रंग में परिवर्तन किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? दोस्तों बिल्कुल आपको किसकी तरफ जाना है? फास्फोरस। सही आंसर आपका फास्फोरस होगा। ध्यान रखना दोस्तों, फास्फोरस की कमी की वजह से ही जो पौधों की जो पुरानी पत्तियां है वो हाशिया आकार में, कैसे आकार में? हाशिया आकार में, जो दराती जिसको अपन सिकल बोलते हैं उसके आकार में परिवर्तित हो जाती है। तो भी वो वहां पर आपका क्या आंसर होता? फास्फोरस। उसके बाद में दोस्तों अगला है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको सीयूईटी कल जो एग्जाम होने वाली है उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसको, इसी तरह के जो क्वेश्चन है इनको रोजाना देखने के लिए आपके जितने भी मिलने वाले स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित है, चाहे वो जेट की एक तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीयूईटी तो वैसे कल एग्जाम ही है की तैयारी कर रहा है, या एग्रीकल्चर 11वीं 12वीं में है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को वो अच्छी तरीके से समझने में उनको सहायता हो जाए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके सीयूईटी के एग्जाम में बहुत आपको कल भी देखने को मिलेंगे। इनको आपको कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन स्टूडेंटों को बिना गाइडेंस के कारण यहां पर इन क्वेश्चनों को ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ कर आ जाता है सिंपल क्वेश्चनों को। इधर देखो दोस्तों, यहां पर दोस्तों कुछ नहीं है, आपको एक तरफ ये पोषक तत्व है और ये उनके मुख्य स्रोत है मृदाओं में। आपको पोषक तत्व है और उसका मुख्य स्रोत कौन सा है उनको मैच करना है, और उसके आधार में नीचे वाले जो ऑप्शन है उसमें से आपको क्या करना है? सही आंसर चुनना है। तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो दोस्तों नाइट्रोजन का मृदा में मुख्य स्रोत जीवांश पदार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मृदा में जीवांश पदार्थ अधिक है तो वो कौन से पोषक तत्व का सूचक है? मुख्य रूप से वो कौन से पोषक तत्व का सूचक होगा? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद में किसका सूचक होगा? सल्फर का। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले में यहां पर आपको आने वाला है क्या? एक। आप अगर यहां पर देखेंगे तो मैंने ज्यादा आपको घुमाया नहीं है, यहां पर सीधा सट अगर अपन देखेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका क्या होगा? सही होगा। दूसरे की तरफ अपन चलते हैं, जैसे फास्फोरस। फास्फोरस का मृदा में जो मुख्य स्रोत होता है वो दोस्तों होता है क्या? एपेटाइट। ध्यान रखना, एपेटाइट आपका जो क्लोरीन पोषक तत्व है उसका भी मुख्य स्रोत होता है। तो यहां पर 1 3 और पोटेशियम जो होता है दोस्तों होता है मस्कोवाइट, जिसको अपन सफेद माइका बोलते हैं। कौन सी माइका बोलते हैं? सफेद माइका बोलते हैं। पोटेशियम का मृदा में जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है सफेद माइका, जिसको अपन मस्कोवाइट बोलते हैं। और बोरॉन का मृदा में मुख्य स्रोत होता है ट्रूमेलिन, जिसको अपन बीटी के नाम से आपको याद करवाया था। बी मतलब बोरॉन और 2 का मतलब ट्रिमेलिन। यहां पर मैंने ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं किया है, और यहां पर अगर ये ऑप्शन चेंज भी किए तो टाइपिस्ट में चेंज कर दिया होगा, नहीं तो यहां पर 1 2 में और भी आपको यहां पर 1 देखने को मिल जाता। तो अगर आपको ये वाला है तो आपको अच्छी तरीके से ये जो आपके मृदा में मुख्य स्रोत है इनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। कई बार पूछ लिए जा सकते हैं कि नाइट्रोजन का मृदा में मुख्य स्रोत क्या है, जीवांश पदार्थ फास्फोरस का क्या है। पिछली बार ही पूछा गया था जेट के एग्जाम में कि फास्फोरस मुख्य रूप से किसके रूप में मिलता है? तो एपेटाइट के रूप में। किसके रूप में? एपेटाइट के रूप में। आपसे पूछिए पोटेशियम का मृदा में मुख्य स्रोत क्या होता है? मस्कोवाइट। बोरॉन को क्या होता है? ट्रूमेलिन। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा 1 3 4 2। उसके बाद में दोस्तों अगला और 13वें नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वही इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। और अपन देखते हैं कि यहां पर क्या दिया गया है। यहां पर पैरामीटर दे रखे हैं, कुछ पोषक तत्व दे रखे हैं, और इन पोषक तत्वों को निकालने की विधि कौन सी है उनके बारे में आपको मैच करके यहां पर आंसर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले इधर देखो, अगर मृदा में से आपको कार्बनिक कार्बन निकालना है, ओसी निकालना है, तो यहां पर आपको इसकी जो सबसे उपयुक्त विधि है और वो विधि काम में ली जाती है वल्की एवं ब्लैक विधि। तो यहां पर भी जो पहले ऑप्शन में यहां पर क्या आएगा, आपको अगर कंफर्म पता है कि कार्बनिक कार्बन अपन किससे निकालते हैं? वल्की एवं ब्लैक विधि से निकालते हैं। तो यहां पर आपको केवल और केवल कौन से ऑप्शन की तरफ जाना है? या तो आपको ए ऑप्शन की तरफ जाना है या आपको सी ऑप्शन की तरफ जाना है। अपन दूसरे की तरफ चलते हैं कि भैया फास्फोरस को कैसे निकालते हैं। मान लो आपको पता है कि फास्फोरस को कौन सी विधि से निकालते हैं? ओल्सन विधि से निकालते हैं। तो यहां पर दूसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एज इट इज आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1 2। तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? 1 2 देखने को मिल रहा है। तो अभी तक आपका कंफ्यूजन जारी है। तो दोस्तों अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे और यहां पर दे रखा है नाइट्रोजन।
तो दोस्तों ध्यान रखना, नाइट्रोजन को भी मृदा में से कौन सी विधि के द्वारा निकालते हैं, तो यहां पर ये 4 आना चाहिए था और यहां पर ये आएगा क्षारीय परमैंगनेट विधि, क्षारीय KMnO4 विधि। तो ये चौथे नंबर का, तो यहां पर आएगा दोस्तों 1, 2, 4 और 3। ये आपका जो पहला आंसर है ये आपका सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कार्बनिक कार्बन किससे निकालते हैं, बल्कि एवं ब्लैक विधि से निकालते हैं, आपसे पूछे फास्फोरस किससे निकालते हैं, ओल्सन विधि से निकालते हैं, आपसे नाइट्रोजन की पूछा जाए क्षारीय KMnO4 विधि से निकालते हैं। अगर जिंक जस्ते की बात करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व है, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, इनकी बात करेंगे तो इनको निकालने के लिए DTP निष्कर्ष विधि काम में ली जाती है। आपका सही आंसर दोस्तों होगा 1, 2, 4, 3 वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। तो दोस्तों कोई जो पोषक तत्व है वो मृदा में से किस विधि द्वारा निकाले जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण ग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है। अगर यहां पर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों द्वारा पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अवशोषण की 2 विधियां होती है, एक तो सक्रिय अवशोषण विधि और एक आपकी होती है असक्रिय अवशोषण। असक्रिय अवशोषण की बात करेंगे तो यहां पर 3 विधि होती है, एक होता है विसरण, एक होता है संहति प्रवाह और एक होता है जड़ अवरोधन। ये आपकी असक्रिय अवशोषण का प्रकार है। सक्रिय अवशोषण के द्वारा कुल अवशोषण का 2% से भी कम अवशोषण कौन सी विधि के द्वारा होता है, सक्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। बहुत कम पोषक तत्वों का अवशोषण लगभग 2% से भी कम कौन सी विधि द्वारा होता है, सक्रिय। तो ये तो यहां पर आपका आंसर सीधा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों असक्रिय अवशोषण की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें यहां पर असक्रिय अवशोषण नहीं देकर उनके प्रकार दिए हैं, एक दिया है विसरण, एक दिया है संहति प्रवाह, एक दिया है जड़ अवरोधन। तो इनकी बात करेंगे तो दोस्तों ऐसे पोषक तत्व जो जल में आसानी से घुलनशील नहीं है, जैसे फास्फोरस और पोटेशियम, उनका अवशोषण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, विसरण। तो कम 2 पोषक तत्व जो कम घुलनशील होते हैं उनका अपन किससे करते हैं, विसरण के द्वारा। अगर बात करेंगे जड़ अवरोधन तो फिक्स नहीं है कौन से पोषक तत्व, लेकिन बहुत ही कम पोषक तत्वों का अवशोषण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, जड़ अवरोधन। और सबसे ज्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना संहति प्रवाह, जिसको अपन बोलते हैं मास फ्लो। जल के साथ में पोषक तत्वों का पौधों के अंदर प्रवेश कर जाना, अवशोषण होना ही क्या कहलाता है, संहति प्रवाह कहलाता है। सबसे ज्यादा पोषक तत्व पौधों को संहति प्रवाह विधि द्वारा ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको वही मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। निम्न को सुमेलित करना है, और सुमेलित करना है तो आपको इधर देखो दोस्तों, यहां पर कुछ आपको एंजाइम दे रखे हैं, कुछ आपको प्रोटीन भी दे रखी है। प्लास्टोसाइनिन की बात करेंगे तो एक प्रकार की प्रोटीन होती है। यहां पर पूछा गया है इनमें से कि भैया इसका मुख्य अवयव कौन सा है या इससे संबंधित कौन सा है। तो इधर सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे प्लास्टोसाइनिन की, तो सबसे पहले अगर प्लास्टोसाइनिन की बात करेंगे तो बिल्कुल जो कॉपर जो है प्लास्टोसाइनिन का क्या होता है, मुख्य अवयव होता है। और प्लास्टोसाइनिन जो होती है विटामिन सी, जिसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उसके संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन में यहां पर दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, सही आंसर। अगर आपको 100% पता है कि प्लास्टोसाइनिन का जो मुख्य घटक होता है वो कॉपर होता है, तो यहां पर आप किसकी तरफ जाएंगे, पहले वाले की, और किसकी तरफ जाएंगे, 3 वाले की तरफ जाएंगे। दूसरे की तरफ चलते हैं अपन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपको मैं बता दूं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का मुख्य अवयव आपका कौन सा होता है, जिंक होता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की बात करेंगे तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा ऑक्जीन पादप हार्मोन। तो ऑक्सीजन जो पादप हार्मोन होता है उसके संश्लेषण के लिए आपका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है वो बहुत जरूरी होता है, वो इसके संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम या जिंक के संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है, तो यहां पर होता है जिंक। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा 1, 3। लेकिन यहां पर अपन देखेंगे फिर से यहां पर 1, 3 वाली स्थिति आपको देखने को मिल रही है, तो आपको अगले ऑप्शन की तरफ भी जाना है। यहां पर दे रखा है यूरिएज। ध्यान रखना दोस्तों निकेल जो होता है ये आपका यूरिएज एंजाइम, और यूरिएज एंजाइम आपको पता है यूरिया को तोड़ने का काम करता है। कौन, यूरिएज एंजाइम। और आपको पता है यूरिया का सबसे पहला जल अपघटित उत्पाद क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट। तो यूरिया सबसे पहले आपसे पूछे किस में टूटता है, यूरिया का पहला जल अपघटित उत्पाद कौन सा होता है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अमोनियम कार्बोनेट होता है, एक कार्बामेट होता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना अमोनियम कार्बोनेट
यूरिया का पहला जल अपघटित उत्पाद होता है और उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है, तो यहां पर यूरिएज एंजाइम, और यूरिएज एंजाइम का मुख्य अवयव जो होता है वो कौन होता है, निकेल। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1 और फिर आपका 3 और फिर आपका 4 और दूसरा तो फिर आपका बचा ही है नाइट्रोजिनेज जो होता है मॉलिब्डेनम। आपको पता है मॉलिब्डेनम नत्रजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है नत्रजन स्थिरीकरण के लिए आपको प्रोत्साहित करता है पौधों को। तो ध्यान रखना नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है इसका मुख्य घटक क्या होता है, मॉलिब्डेनम। आपका इसके आधार पर सही आंसर आपका होगा दोस्तों 1 3 4 2, ये आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इनमें से आपसे डायरेक्टली इस तरह से सुमेलित करने वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन यहां पर ये 4 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। प्लास्टोसाइनिन का मुख्य अवयव कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा होता है, यूरिएज एंजाइम का मुख्य घटक कौन सा होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो यहाँ के 4 क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असंगत को छांटना है, आपको गलत को छांटना है। यहां पर आपको दिए जा रहे हैं कुछ रोग दिए जा रहे हैं, कुछ विकार दिए जा रहे हैं और उसके सामने उसका पोषक तत्व दिया जा रहा है कि क्या उससे वो संबंधित है क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों फूल गोभी में बौनापन, जिसको अपन बोलते हैं वटरिंग। दोस्तों ध्यान रखना नाइट्रोजन जो है वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अगर मान लो नाइट्रोजन की पौधों में कमी हो जाएगी तो पौधा कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, फूल गोभी में बौनापन या बटनिंग हो जाता है। बिल्कुल ये तो आपका सही है, लेकिन आपको छांटना किसको, असंगत को छांटना है। अगला है दोस्तों टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं बेर रोग। टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट जो रोग है वो आपका किसकी कमी की वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ये भी आपका सही है, लेकिन आपको छांटना किसको है, असंगत को छांटना है। अगला है जई में ग्रे स्पाइक या ग्रे फ्लैक इसको बोलते हैं दोस्तों। यहां पर तावा दिया गया है, ये आपका असंगत है। यहां पर आपका आना चाहिए था मैग्नीज, मैग्नीज की कमी की वजह से जई में ग्रे स्पाइक या ग्रे फ्लैक रोग हो जाता है। यहां पर आपका असंगत क्या है, आपका सी ऑप्शन असंगत होगा। जई में ग्रे स्पाइक की जगह पर यहां पर तांबे की जगह पर आपको क्या आना चाहिए था, मैग्नीज आना चाहिए था। अगले की तरफ बात करेंगे मूली में अकासिन विकार बोरोन की कमी की वजह से होता है। सुपरवाइजर की जो एग्जाम हुई थी इसमें पूछा गया था कि मूली में अकासिन विकार का कारण क्या है, तो बोरोन की कमी। तो इधर देखो दोस्तों, अगर मान लो इस तरह से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको इसको ध्यान रखना है। यहां पर तो इसके आधार पर जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, जई में ग्रे स्पाइक वाला, क्योंकि वो तांबे से नहीं होकर किससे होता है, मैग्नीज से। और आपको छांटना क्या था, असंगत छांटना था। यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए फूलगोभी में बौनापन पूछे नाइट्रोजन की कमी से, फूलगोभी में बटनिंग पूछे एक ही बात है, नाइट्रोजन की कमी से। टमाटर और बेर में आपसे बेर रोग पूछा जाए, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। जई में ग्रे स्पाइक की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना तांबे से नहीं होता है, मैग्नीज से होता है। मूली में आकाशीय विकार की अगर बात करें तो बोरोन की कमी की वजह से होता है। इनको ध्यान रखें आप दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का कि कौन सा पोषक तत्व पराग कणों के अंकुरण में सहायक होता है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा पोषक तत्व पराग कण जो होते हैं, पुष्प होता है और उसमें आप पुष्प की संरचना में आप पढ़ते हो पराग, और उसमें पराग छोटे छोटे जो दाने समान संरचना होती है उसको बोलते हैं पराग कण। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा पोषक तत्व पौधों में जो पराग कण होते हैं उनके अंकुरण में, उनकी जर्मिनेशन में सहायक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना बोरोन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बोरोन जो है पौधों में जो पराग कण होते हैं पुष्प में, उसके अंकुरण में सहायक होता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना आपका जो पराग कणों के अंकुरण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, वो दोस्तों होता है आपका बोरोन। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी से पौधों की नई या ऊपरी पत्तियों में मध्य सिरा हरिमाहीनता हो जाता है। ये दोस्तों एक क्वेश्चन पहले भी आपको इसी तरीका बताया था, हो सकता है वो क्वेश्चन एज इट इज हो, उसी तरीके से हो, अपन उसकी तरफ चलते हैं। यहां पर आपसे पूछा है, इधर देखो एक बार, कि पौधों की कौन सी पत्ती नई या ऊपरी पत्तियों में मध्य सिरा हरिमाहीनता, यहां पर मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया था। यहां पर अगर इसके अनुसार अगर आप देखें तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर पूछा गया है कि किस पोषक तत्व की कमी से पौधों की कौन सी पत्ती नई या ऊपरी पत्तियों में कौन सा सिरा मध्य सिरा हरिमाहीनता। मध्य सिरा हरिमाहीनता एक बार फिर बता देता हूं, पौधों की नसें सिराएं जो पत्तियां होती है उनकी हरी बनी रहती है, बीच का हिस्सा कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, उसे अपन बोलते हैं मध्य सिरा हरिमाहीनता। लेकिन अगर बात करें नई या पुरानी पत्तियों की तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधों की नई पत्तियों पर नहीं दिखाई देते, पुरानी पत्तियों पर नहीं दिखाई देते हैं।
बोरॉन की कमी के लक्षण पौधों की कलिकाओं पर दिखाई देते हैं। तो यहां पर एक ही पोषक तत्व ऐसा बचा है जिसके कमी के लक्षण पौधों की नई या ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, वो आपका कौन सा है? मैग्नीज। और मैग्नीज की कमी की वजह से ही पौधों की नई या ऊपरी पत्तियों में क्या हो जाता है? मध्य सरा हरिमा खीनता। अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको मॉडिफाई उसको कर दिया था, लेकिन वो एज इट इज क्वेश्चन था ये वाला कि किस पोषक तत्व की कमी से पौधों की नई या ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसमें यह है कि किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधों की कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? नई या ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो नाइट्रोजन का नहीं दिखाई देता है, मैग्नीशियम का नहीं दिखाई देता है, पोटेशियम का नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मैंने आपको पौधे में सबसे पहले ही बता दिया था एनपीके, एमजीएमओ, इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधों की पुरानी या निचली पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। तो इनके अलावा बचा कुचा आपका कौन सा है? मैग्नीज। इसके कमी के लक्षण पौधों की कौन सी पत्तियों पर दिखाई देंगे? नई या ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो ये आपका जो एक जैसा क्वेश्चन था वो कंफ्यूजन था, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है आपके। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस पोषक तत्व की कमी से, ये तो आपका हो ही गया। 19वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों की काली कपासी मृदाओं में कपास में पत्तियों का क्रिंकल नुमा, जिसको अपन बोल सकते हैं कुंचन नुमा संरचना में परिवर्तन का कारण क्या होता है? दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कपास की पत्तियों का क्रिंकल नुमा या कुंचन नुमा संरचना में परिवर्तन होना किस पोषक तत्व की अधिकता या कमी का लक्षण है? तो दोस्तों इधर देखना, मैग्नीज की कमी, बिल्कुल गलत बात है। मैग्नीज की कमी की वजह से कपास में आपका कौन सा रोग नहीं होता है? क्रिंकल नुमा रोग नहीं होता है। यहां पर दिया गया है जिंक की कमी की वजह से, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, काली मृदाओं में मैग्नीज की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। और उस मृदाओं में उगने वाली कपास में यहां पर जो पत्तियां हैं वे क्रिंकल नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो मैग्नीज की कमी से कुंचन नुमा संरचना में नहीं होकर मैग्नीज की अधिकता की वजह से कपास की पत्ती काली मृदाओं में कैसी हो जाती है? कुंचन नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। यहां पर दोस्तों ऐसे भी आ सकता है कि मैग्नीज की विषाक्तता की वजह से। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, मैग्नीज की विषाक्तता की वजह से कपास की पत्तियां कुंचन नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर सही आंसर इसका होगा दोस्तों मैग्नीज की अधिकता या विषाक्तता। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व पौधों में रंध्रों की गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है? दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर यह पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व पौधों में जो पत्तियां पाई जाती है उसमें रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, और उन स्टोमेटाओं को बंद करने का काम कौन सा पोषक तत्व करता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक पोषक तत्व है जिसको अपन यहां पर संज्ञा दी गई है ट्रैफिक पुलिसमैन की, ट्रैफिक पुलिसमैन की। और वो पोषक तत्व आपका कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम जो क्या होता है? सीधा प्रत्यक्ष रूप से पौधों की जो पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र है उनकी द्वार कोशिकाओं में जाकर जो रंध्र है उनकी गति को नियंत्रित करता है, बंद या खोलने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? पोटेशियम। अगर दोस्तों यहां पर एक दो शब्द होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अगर यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से रंध्रों की गति को कौन सा पोषक तत्व बंद करता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वहां पर पोटेशियम आंसर नहीं जाकर आपका जो आंसर होता है वो क्या होता? फास्फोरस होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से या यहां पर कोई सा भी यहां पर क्लियर नहीं किया है, तो आपको किसको आंसर की तरफ जाना है? पोटेशियम की तरफ जाना है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से अगर आपसे रंध्रों की गति को बंद करने में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? वो दो दोस्तों सहायक होता है आपका फास्फोरस। ये ध्यान रखना। इसमें यहां पर इसके आधार पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका क्या? पोटेशियम। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एमिनोफिलिक पादप कौन सा है? दोस्तों जब आपको नाइट्रोजन पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि बहुत ज्यादातर जो पोषक तत्व है ये जो नाइट्रोजन को जो पौधे हैं ज्यादातर वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? NO3- जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रेट के रूप में जो पौधे हैं ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को प्रारंभिक अवस्था में किसके रूप में ग्रहण करते हैं? NH4+, जिसको अमोनियम आयन बोलते हैं, इसके रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पौधे कौन कौन से? इधर देखना दोस्तों, यहां पर दिया गया है गेहूं। नहीं, गेहूं पौधे जो नाइट्रोजन है उसको किस रूप में ग्रहण करता है? NO3- के रूप में ग्रहण करता है। ये आपका सही नहीं है। उसके बाद में दोस्तों पूछा है धान। बिल्कुल, धान जो है नाइट्रोजन को
किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम आयन के रूप में। उसके बाद में आलू दे रखा है, आलू भी नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करता है। अगर यहाँ पर आपका गन्ना आता तो गन्ना भी इसको किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करता है। ये जो पौधे हैं ये आपके कौन से पौधे? एमिनोफिलिक पौधे हैं। ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं उनको एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। इसके आधार पर यहाँ पर धान, जिसको चावल बोलते हैं, और आलू यहाँ पर, ये यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा डी वाला, बी व सी दोनों ही एमिनोफिलिक पादप है, ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं सर्वाधिक? तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर बाकी तो रूप फास्फोरस को दे ही नहीं रखे हैं। यहां पर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहां पर किसके रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। K+ किसको ग्रहण करते हैं? पोटेशियम को। H2PO4 किसको करते हैं? फास्फोरस को। और MOO4 मोलिब्डेट आयन जिसको बोलते हैं मोलिब्डेनम को पौधे ग्रहण करते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा पौधे फास्फोरस को H2PO4- के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व अप्रत्यक्ष रूप से, यहां पर अप्रत्यक्ष लग गया है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से नत्रजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है? दोस्तों ये अप्रत्यक्ष को हटा दिया जाए तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों आपका क्या होगा? मोलिब्डेनम। आपको शुरुआत में बताया था सुमेलित करने वाले में कि नाइट्रोजन, ये जो मोलिब्डेनम है ये आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मुख्य घटक होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या लगा दिया गया है? अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये आपका प्रत्यक्ष रूप से करता है, सीधे रूप से करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये नहीं करके अप्रत्यक्ष रूप से फास्फोरस जितने भी काम करता है उल्टे करता है, अप्रत्यक्ष रूप से करता है। अप्रत्यक्ष रूप से रंध्रों की गति को नियंत्रित कौन करेगा? फास्फोरस। अप्रत्यक्ष रूप से नत्रजन स्थिरीकरण करने में कौन सहायक होगा? फास्फोरस। अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करवाने में कौन सा पोषक तत्व सहायक होगा? फास्फोरस। तो दोस्तों ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष रूप से नत्रजन स्थिरीकरण करने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना फास्फोरस। अगर ये अप्रत्यक्ष रूप से को हटा देते हैं, नत्रजन स्थिरीकरण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो यहां पर मोलिब्डेनम आपका आंसर जाता। लेकिन इसके आधार पर यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा क्या? फास्फोरस। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। बहुत सारे आपके पादप विकार दे रखे हैं, कुछ उसकी संज्ञाएं दे रखी है और पोषक तत्व दे रखे हैं। आपको यहां पर सुमेलित करना है और फिर आपको आंसर देना है। नींबू में हैन एवं चिक रोग, दोस्तों ध्यान रखना ये अंगूर में होता है, ये यहां पर मिसप्रिंट कर दिया है, अंगूर में होता है हैन एवं चिक रोग। दोस्तों ध्यान रखना, बोरॉन की कमी की वजह से अंगूर में हैन एवं चिक रोग हो जाता है। सबसे पहला जो वाला ऑप्शन होगा जिसमें क्या होगा? 2, यहां पर अपन देखेंगे 2 यहां पर ए वाले में भी है और सी वाले में भी है, तो यहां पर दोनों की तरफ जाना है। इनको तो आपको सीधे क्या कर देना है? गलत कर देना है। दूसरा है नींबू में डाइवेक। आपको पता है नींबू में उल्टी तरह से अगर शाखाएं सूखती है उसे डाइवेक रोग बोलते हैं। तो अगर डाइवेक की बात करेंगे तो ये कॉपर की कमी की वजह से होता है, जिसको अपन तांबा बोलते हैं। तांबे की कमी की वजह से नींबू में डाइवेक रोग हो जाता है। और आपको पता है अंगूर की कमी, अंगूर में आपके बोरॉन की कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? हैन एवं चिक रोग। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर ये जो दूसरे वाले का ऑप्शन होगा क्या 4 होगा, तो यहां पर जो सी वाला जो ऑप्शन है, यहां पर पहले में 2 था कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर दूसरे में आपको पता है कि नींबू में डाइवेक किससे होता है? कॉपर से। तो ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, आपको सी वाले ऑप्शन को क्या कर देना? सही कर देना है। तीसरे की तरफ चलते, मक्के में सफेद कली का जिंक की कमी की वजह से, जस्ता की कमी की वजह से होता है। और एनर्जी करेंसी, ऊर्जा के सिक्के या ऊर्जा की मुद्रा के नाम से कैसे जाना जाता है? फास्फोरस पे नाम, फास्फोरस को जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंगूर में हैन एवं चिक रोग का कारण क्या है? बोरॉन की कमी। आपसे पूछा जाए नींबू में डाइवेक रोग का कारण क्या है? कॉपर या तांबे की कमी। आपसे पूछे मक्के में सफेद कली का रोग का कारण क्या है? जिंक या जस्ते की कमी। आपसे पूछे एनर्जी करेंसी या ऊर्जा की मुद्रा के नाम से किसे जाना जाता है? फास्फोरस पोषक तत्व को जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर इसके आधार पर अगर अपन देखें तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा सी वाला ऑप्शन। उसके बाद में दोस्तों अगला 25वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व ऑक्सीजन जो पादप हार्मोन होता है उसके संश्लेषण में सहायक होता है? पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जिंक जो पोषक तत्व है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन पादप हार्मोन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है उसमें मुख्य घटक होता है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जिंक। अगर बात करें, एक एमिनो अम्ल होता है और उस एमिनो अम्ल का नाम होता है ट्रिप्टोफैन।
ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल के संश्लेषण में भी कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? जिंक, जिसको अपन जस्ता बोलते हैं। तो ये आपका यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों, जिंक या जस्ता। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में सम्मिलित गौण पोषक तत्व है। सबसे पहले आपको यहां पर ये देखना है कि यहां पर जो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? एनपी और के। द्वितीय पोषक तत्व कौन से हैं? CaMgS, ये आपके द्वितीयक है, और द्वितीयक को ही कौन से पोषक तत्व कहा जाता है? गौण पोषक तत्व कहा जाता है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में सम्मिलित गौण पोषक तत्व कौन सा है। तो पहली बात तो अगर अपन देखेंगे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में गौण पोषक तत्व में केवल और केवल सल्फर या गंधक पोषक तत्व को ही शामिल किया जाता है, बाकी कोई से भी ना कैल्शियम को शामिल करते हैं ना मैग्नीशियम को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि द्वितीय या गौण पोषक तत्व में एक ही पोषक तत्व है जिसको अपन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में शामिल करते हैं, वो आपका कौन सा है? सल्फर या गंधक। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? आपका गंधक। फास्फोरस की बात करेंगे तो ये तो आपका मुख्य पोषक तत्व है, ये आपका गौण नहीं है। कॉपर की बात करेंगे तो ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है, और इसकी बात करेंगे तो ये लाभदायक पोषक तत्व है। ध्यान रखना दोस्तों, गंधक जो पोषक तत्व है ये आपका ऐसा द्वितीय पोषक तत्व केवल अकेला मात्र जिसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में सम्मिलित किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में तो 12 कुल पैरामीटर को शामिल किया जाता है, और 12 पैरामीटर कौन कौन से हैं? इधर देखो दोस्तों, पीएच, ईसी, ओसी, आपके एनपी और के, और फिर आपका एस, और बाकी जो बचे कुचे हैं फिर माने बी कू। ये आपके जो 12 पैरामीटर है, इन 12 पैरामीटरों को ही आपके जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में जांच की जाती है। और मैं बता दूं आपको, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो शुरुआत है 19 फरवरी 2015 को अपने सूरतगढ़ श्री गंगानगर में क्या करी थी? इसकी शुरुआत करी थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत करी थी। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने कुल पैरामीटर है? तो 12 पैरामीटर है। कौन कौन से पैरामीटर शामिल है? मृदा का पीएच, उसकी विद्युत चालकता, उसमें कार्बनिक, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, द्वितीय पोषक तत्व में केवल सल्फर, लोहा, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन और कॉपर। इन पोषक तत्व को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में सम्मिलित किया जाता है। यहां पर आपसे पूछे सम्मिलित कौन सा केवल गौण पोषक तत्व शामिल है, तो यहां पर तो आपका सही आंसर क्या होगा? गंधक होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला और 27वें नंबर का क्वेश्चन है, असंगत को छांटना है आपको कि किस पोषक तत्व को निकालने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी होता है। यह आपके सीयूईटी के हिसाब से आपका अच्छा क्वेश्चन है। सुपरवाइजर जो एग्जाम होती है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे ईसी मीटर, आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, विद्युत चालकता मापता है, ये आपका बिल्कुल सही है। आपसे फ्लेम फोटोमीटर की बात करेंगे तो फ्लेम फोटोमीटर सल्फर को ज्ञात नहीं कर ये आपका ज्ञात करता है किसको? पोटास को निकालने में सहायक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला ही जो है जो असंगत है, क्योंकि फ्लेम फोटोमीटर सल्फर को ज्ञात नहीं करके किसको ज्ञात करता है? पोटास को ज्ञात करता है। और सल्फर को ज्ञात करने के लिए आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और फास्फोरस को ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटो, इन दोनों पोषक तत्वों के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम में लेते हैं। तो यहां पर जो असंगत है ये आपका कौन सा है? ये वाला ए ऑप्शन, क्योंकि फ्लेम फोटोमीटर सल्फर को नहीं, किसको निकालने के लिए काम में लिया जाता है? पोटास को। आपसे पूछे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फास्फोरस और सल्फर दोनों को निकालने के लिए काम में लेते हैं। ईसी मीटर की बात करेंगे विद्युत चालकता को निकालने के लिए काम लेते हैं। और AAS, जिसको अपन पूरा नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है आपके लोहा, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, इन पोषक तत्वों को निकालने के लिए अपन कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? AAS। यहां पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, क्योंकि फ्लेम फोटोमीटर सल्फर को नहीं पोटास को निकालने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व है। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर माइक्रो का मतलब पहली बात तो क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व। लेकिन यहां पर लगा दिया अल्ट्रा, मतलब और ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मॉलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट या अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जरूरत 1 ppb
मतलब एक पार्ट्स पर बिलियन से भी कम जरूरत पड़ती है किसकी, पौधों को, मॉलिब्डेनम के लिए। इसलिए इसको अति सूक्ष्म या अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कौन किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट या अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व या अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, मॉलिब्डेनम। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। आपको पता ही है दोस्तों, 17 आपके कौन से पोषक तत्व होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व। 4 आपके कौन से होते हैं, लाभदायक पोषक तत्व। और इन दोनों को मिलाकर टोटल संख्या कितनी होगी, 21। और ये 21 आपके कौन से पोषक तत्व होते हैं, क्रियात्मक पोषक तत्व होते हैं। ये आपके जो यहां पर सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा 21वां। और उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है और सबसे अंतिम क्वेश्चन है इस पोषक तत्व वाले चैप्टर से, सबसे अंतिम क्वेश्चन है अपना कि किस पोषक तत्व की पौधों में आरामदायक खपत, जिसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं लग्जरी कंजप्शन। आपसे पूछा जाए किस पोषक तत्व की पौधों में आरामदायक खपत पाई जाती है, मतलब पौधे किस पोषक तत्व को सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं, सबसे ज्यादा लेते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना पोटेशियम जो पोषक तत्व है इसकी पौधों में आरामदायक खपत पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि पौधे पोटेशियम को अधिक मात्रा में लेने के बावजूद भी कोई विषाक्तता के लक्षण नहीं दिखाता है, उसे उस पोषक तत्व की आरामदायक खपत या लग्जरी कंजप्शन कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना किस पोषक तत्व की पौधों में आरामदायक खपत होती है, तो ये आपका जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों क्या होगा, सी, मतलब पोटेशियम की पौधों में आरामदायक खपत पाई जाती है। तो दोस्तों जितने भी आपके पोषक तत्व से संबंधित अपने हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनने वाले थे वो सब आपके सामने यहां पर एक एक करके यहां पर आपको बता दिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से टॉपिक वाइज मृदा विज्ञान और कुछ एग्रीकल्चर जो सॉइल साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसका इसी तरह के अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोजाना या एक दो दिन छोड़कर आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज का, इसको आपको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है और जितने भी आपके मिलने वाले स्टूडेंट है जो जेड सीयूईटी 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं आपका मिलने वाला है, उन सब तक इस वीडियो को अपने चैनल को पहुंचाए ताकि उनको भी मदद मिले और जितने भी आपके क्वेश्चन है अच्छी तरीके से वीडियो को देखकर जो भी चारों ऑप्शन है अच्छी तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया है इसको अच्छी तरीके से समझे और आने वाले को अगर कोई समस्या है तो आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।